हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप लोग देख रहे हैं मैक। सो आप लोगों ने मुझे काफ़ी टीवी सीरीज़ में देखा होगा, तेलुगु, तमिल और हिंदी में भी, और आपने मेरा सीरियल भी देखा होगा जिसका नाम परफेक्ट पति था। उसके बाद मेरी एक फिल्म आई है पेनल्टी, क्षितिज मेरा किरदार का नाम था, और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ सबका। आई फील सो ब्लेस्ड एंड ग्रेटिट्यूड। मेरी एक और फिल्म आ रही है 2020 में जिसका नाम है आउट ऑफ द ब्लू। ये पेनल्टी की जैसी कमर्शियल फिल्म नहीं है, बट हाँ, आप लोगों को देखने में बड़ा मजा आएगा। कहानी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि हम इसे थिएटरली रिलीज़ कर रहे हैं या OTT प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, बट या जब भी आएगी आप लोगों को पता लगेगा। और प्लीज़ गो एंड वॉच दिस। और दूसरी बात, मैं साकिब भाई का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये जो काम कर रहे हैं इट्स अमेजिंग। ये इतना दूर दिल्ली से मुंबई आते हैं, एक्टर से मिलते हैं, उनको इंटरव्यू करते हैं, उनको बूस्टअप करते हैं। This guy have an amazing energy and amazing vibe, so I always love to meet him and God bless you bro. मैं शुरुआत से बताता हूँ कि आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मैंने डॉक्टरी में डिप्लोमा किया हुआ है। सो जब मेरा डिप्लोमा ख़त्म होने को आया था ना, तो उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो मैं वो इंटर्नशिप कर रहा था एंड आई वाज सिटिंग इन अ हॉस्पिटल एंड आई वाज थिंकिंग कि यार मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बैठ के मैं यही सरकारी नौकरी करने वाला हूँ 9 से 5 वाली, और मैं यहीं बैठा रहूँगा पूरी ज़िंदगी। तो नहीं यार, मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से। एंड उसके अगला जो थॉट था वो ये था कि मैं खुश किस चीज़ से हूँ। फिर मैं थोड़ा पीछे गया अपनी ज़िंदगी में कि मैं क्या चीज़ करने से खुश होता था। तब मेरे को पता लगा कि जब मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में था, तब मैं प्लेज और जो एनुअल फंक्शंस होते हैं, जो ड्रामा होते हैं, उसमें मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था। ऐसा नहीं है कि उसमें क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ती, आपको पार्टिसिपेशन है तो आप क्लासेस मत जाओ, आप सिर्फ वो करो, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ाई में भी अच्छा था, बट मेरे को वो एक उसमें मेरा इनरली इंटरेस्ट था जो कि उस एज में मैं समझ नहीं पाया। कुछ टाइम के बाद मेरे को ये समझ आया। तब फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि या मेरा इंटरेस्ट कल्चरल एक्टिविटीज़ और इन सब में भी है। तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स गिव अ चांस। तो उसके बाद मैं दिल्ली आया और मैंने जॉब नहीं ली। मेरे डैड वॉज फोर्सिंग की जॉब कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इसके बाद ग्रेजुएशन कर ले, फिर पोस्ट ग्रेजुएट कर ले। मैंने कहा बस रुको, मेरे को भी कुछ करना है वेट। तो बोलते क्या करना है? मैंने कहा मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं थिएटर ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो वो बोलते कि क्या? मैंने कहा हाँ। तो फिर ही वॉज लिटिल अपसेट कि क्या है ये वो, कैसे कमाएगा, आगे कैसे चलेगी ज़िंदगी। मैंने कहा नहीं चला, आप मेरे को भेजो तो मैं जानूँ तो इस इंडस्ट्री को कि है क्या चीज़। तो फिर मैं अपना बैग पैक किया और मैं दिल्ली आ गया। उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मैंने 2-2.5 साल वहाँ पे थिएटर किया। अच्छे लोग मिले, मज़ा आता था। नुक्कड़ नाटक, हम कुछ भी देश में कोई भी टॉपिक जो गर्म होता था उसको लेके हम हर संडे नुक्कड़ नाटक करते थे। लोगों की भीड़ जमा होती थी, लोग वहाँ सवाल पूछते थे, हम उनका जवाब देते थे। तो वो एक इतना अच्छा चीज़ लगने लगी। वो ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, लाइक वी आर डूइंग समथिंग फॉर आवर कंट्री, कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं या फिर उनको ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। और वो भी एक क्राफ्ट के ज़रिए, एक आर्ट के ज़रिए। तो मेरे को ये चीज़ इतनी फैसिनेटिंग करने लगी। उसके बाद मैं अपने आप इसकी तरफ खिंचा चला गया। मतलब मैं कंट्रोल भी करना चाहूँ तो मैं नहीं रुक सकता था उस टाइम पे। तो क्योंकि इस चीज़ ने मेरे को इस तरह अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था कि शायद मैं कभी भी ना कभी पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व हुआ, ना कभी किसी स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्व हुआ। दो आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं एथलीट रह चुका हूँ बहुत पहले नेशनल लेवल पे, बट जितना एक्टिंग ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया उतना किसी भी चीज़ ने मुझे आज तक अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया। तो वो बोलते हैं ना कि व्हाट यू सीकिंग इज सीकिंग यू, सो लाइक दैट ओनली। तो बस फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो मैंने 2-2.5 साल दिल्ली में थिएटर किया। उसके बाद फिर मेरे को मुंबई आना था। तो माई फैमिली इज़ लाइक ठीक है, 2-2.5 साल दिल्ली में थिएटर कर रहा है, उसके बाद वापस आ गया, नौकरी कर लेगा एक्सेट्रा। तो जब मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली से वापस जब घर गया, तो दे वर वेरी हैप्पी कि अरे यार चलो वापस आ गया, अब कुछ काम वाम कर ले। एंड आई वॉज लाइक ओ काम नहीं, मेरे को मुंबई जाना है। तो वो बोले क्या मुंबई? मैंने कहा हाँ, अब मैं 2-2.5 साल अपने लाइफ के मैं दिल्ली दे के आया हूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी है मेरे अंदर। अब मेरे को वो पैसों में कन्वर्ट करनी है, ऑफकोर्स पैसा कमाना है भाई।
तो वो बोलते पर मुंबई इतना बड़ा शहर, कोई हमें जानता नहीं, हमारा कुछ है नहीं, एक्टर बनने चला है तो क्या करेगा, क्या कमाएगा, इतना खर्चा है वहाँ। और जो जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो एक इनविजिबल पिन होते हैं हमारी फैमिलीज़ में ना, दिखती नहीं है मगर चुभती है। तो बस वही उन्होंने मम्मी पापा के कान भरने शुरू कर दिए कि भाई ऐसा है वैसा है, वहाँ जाएगा तो लड़कीबाजी करेगा, दारू नशे पते ये सब में घुस जाएगा, पता नहीं तुम अपना लड़का खो दोगे, कि इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वो लोग देने लगे। तो लास्ट में मैंने एक ही बात बोली अपने मॉम डैड को, वो ये थी कि देखो मुझे पता है कि मुझे आपकी इज्जत बनाए रखनी है, उसको ख़राब करना है। अगर मैं कुछ बन गया तो उसमें आपका नाम होगा, ना कि ताऊ जी या मामा जी का। और अगर मैं बाय चांस कुछ नहीं बना तो उसमें आप लोगों की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, ना कि उनकी जो वो आपको आके बोल रहे हैं। अब मेरे को पता है कि मुझे आपका नाम बनाना है या डुबाना है। तो दिस इज़ द लाइक माई ट्रम्प कार्ड जो मैंने डाला, और माई फैमिली इज़ टोटली इमोशनल, दे वो क्राइंग एंड ऑल। उन्होंने कहा नहीं अभी ये मत करो, मेरे को जाना है, वहाँ जाके मेहनत करनी है। सो फाइनली दे वर अग्रीड टू माई दिस पॉइंट कि जा ठीक है, तो मुंबई जा सकता है ये वो। तो उसके बाद मैं मुंबई आता हूँ। मुंबई आने के बाद यहाँ पे एक्टिंग की स्ट्रगल तो अलग थी ही। एक और स्ट्रगल जो मैंने फेस की वो कि घर नहीं मिलता। यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता लगा अरे यार ये घर ढूंढना भी एक स्ट्रगल है ना। मतलब काफ़ी चीज़ें स्ट्रगल के बाद हम एक्टिंग की स्ट्रगल पे पहुँचते हैं। उसके बाद हम अच्छा चलो अब सब कुछ ठीक है, अब चलते हैं ऑडिशन देने। तो वो बहुत लास्ट में आती है। उससे पहले आपको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, जो कि यहाँ से जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और जो एक्टर बनना चाहते हैं उनको जो चीज़ें नहीं पता, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें उन तक पहुँचे कि मुंबई में सिर्फ आपको आके यहाँ पे एक्टिंग की स्ट्रगल नहीं करनी है, आपको आपकी लाइफ की स्ट्रगल करनी है, जो कि आपको बेहतर इंसान बनाने में आपकी बहुत सहायता करेगी। और यहाँ के मेरे को पता लगता है कि लोग कैसे होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्या इमोशंस हैं अलग अलग। अब किसी भी स्टेट में जाएंगे तो हर एक इंसान का इमोशन कन्वे करने का अलग तरीका होता है। तो जब मैं महाराष्ट्र में आया तो यहाँ के लोगों का भी बिल्कुल अलग था, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में रहा हूँ। तो मेरे को कभी पता नहीं था कि अगर मैं वेस्टर्न इंडिया में जाऊँगा तो मुझे कैसा बिहेवियर मिलेगा, क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ चीज़ें नई थी मेरे लिए, जो कि मुझे अडोप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा कि ओके द पीपल आर लाइक दिस ओनली हियर एंड ये वो। तो उसके बाद मैं फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम मेरे को लगा सेटल डाउन होने में। थोड़ा टाइम तो कह रहे 1 साल लग गया कम से कम, या नाम याद करने में, रास्ते याद करने में, लोगों से मिलने में, पहचान बनाने में, खुद की एक लॉबी बनाने के लिए टाइम लगता है यार। ऐसा कुछ नहीं होता है कि चुटकी बजाई सब कुछ हो जाता है। जब तक आप खुद उठ के नहीं जाओगे ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। ना खाना आपके पास आएगा, ना पानी आपके पास आएगा, आपको जाना ही पड़ेगा उसके पास। सो वही 1-1.5 साल मेरे को लगा सेटल डाउन होने में, सब कुछ लोगों से कांटेक्ट बनाने में, बात करने में, काम मांगने में। अच्छा अब मेरे को कुछ लोग बोलते थे यहाँ पे आने के बाद कि यार ना लोगों से मिल, मगर ये मत बोल कभी भी यार मेरे को काम चाहिए, वो देंगे नहीं, फिर तेरे को उनको लगेगा सिर्फ काम के लिए। अरे यार मैं यहाँ काम करने आया हूँ, अगर मैं काम नहीं मांगूंगा तो मैं क्यों मैं यहाँ पे? काम मांगना तो मेरा काम है ना भाई। मैं जाके बोल दूंगा कि हाय सर नाइस मीटिंग यू, मैं बहुत चाहता हूँ मैं आपके साथ काम करना। सिंपल यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर उसको लगेगा कि आप टैलेंटेड हो तो वो आपको काम देगा, आपको कास्ट करेगा एक ना एक दिन। अगर आप चुप बैठे रहोगे तो उसको क्या पता आप क्यों बैठे हो उसके पास। अब लोग तो बहुत सोचते हैं ना यार कि उसको क्या पता आप क्यों बैठे हो, पैसों के लिए बैठे हो, क्या चाहते हो। आप स्पष्ट बोलो ना कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, सिंपल। मगर लोग ऐसा नहीं करते। मैं हमेशा से क्लियर रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैंने लोगों को बोला कि यहाँ पे ना लोग बड़े डिप्लोमेट होते हैं, वैसे आंसर देते हैं सामने कुछ। मैंने कहा भाई वो मैं बिल्कुल हो ही नहीं सकता। मैं जैसा कैमरे के सामने होता हूँ जब इंटरव्यू देता हूँ, वैसा ही मैं कैमरे के पीछे भी होता हूँ। जब मैं इंटरव्यू नहीं देता, अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करता हूँ, मैं सेम वैसा होता हूँ। हाँ, जब मैं बड़े कैमरे के सामने होता हूँ, जब मैं एक्टिंग करता हूँ, वो मोहित नहीं होता। वो जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर होता है। बट मेरे से वो डबल फेस वाला कभी मैटर खेला ही नहीं गया लोगों के साथ। अगर मैं किसी चीज़ से खुश हूँ तो मुंह पे हूँ, और नहीं हूँ तो भी मुंह पे हूँ। सो होनेस्टी बेस्ट चीज़ होती है यार। आप किसी भी प्रोफेशन में चला जाओ, चाहे ये इंडस्ट्री है या कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कोई भी सेक्टर है, अगर आप ऑनेस्ट हो ना तो आपकी जीत होगी ही होगी। ठीक है, आपके जीवन में कुछ पड़ाव आएंगे या फिर आप अप एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होंगे, मगर वो चीज़ मैं ये सोचता हूँ कि भगवान कहीं ना कहीं हमारी ईमानदारी का टेस्ट ले रहा होता है, तभी वो अप एंड डाउन्स आते हैं। अगर हम उनमें फेल हो जाते हैं तो बोलते हैं अरे यार ये तो फिर ड्रामा ही कर रहा था एक तरह से। तो और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको इंसान नहीं कर सकता। बहाने होते हैं,
बहाने, अगर कोई चीज़ नहीं करनी ना उसके 100 बहाने मिल जाएंगे, मगर अगर जो कोई चीज़ करनी है ना तो उसका भाई बहाना तो हो ही नहीं सकता, किसी भी तरह हो सकती है वो, किसी भी तरह। और किसी भी परेशानी का है ना हल है, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका हल नहीं है, कोई ना कोई तो हल होगा। अगर चलो ठीक है आपने इतना बुरा काम कर दिया, लोग सुसाइड नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है आपने इतना कुछ बुरा काम कर दिया कि आप दुनिया को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे, आपकी फैमिली को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे, यार वो इंडस्ट्री छोड़ के कहीं दूसरे शहर में जाके बस जाओ ना। मगर ये थोड़ी है कि आप मर जाओगे, आप सुसाइड, मतलब आप तो फिर कायर हो। फिर आपने आपने सोचा कि हाँ मैं, मेरा तो हो गया डन ना, मैं इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकता। तो इट्स लाइक दैट ओनली यार, कि आप अपने मेहनत से कुछ भी चीज़ करोगे ना, अगर आपने दिमाग में ठान लिया ना, दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसा लोग बोलते हैं ना दिल मजबूत होता है इंसान का, तो दिमाग भी उतना ही मजबूत होता है। अगर दिमाग से कोई बंदा चले या उसने अगर एक फोकस बना रखा है लाइफ में, तो यार कैसे नहीं मिल सकता वो, कैसे नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है यार। मेरी जो फैमिली है वो इतनी इमोशनल है मुझे लेके, और फिर भी सोचो मैं उनको छोड़ के आज यहाँ बैठा हूँ, तो सब कुछ है यार। मैं उनसे दूर रह ही नहीं सकता था। बचपन में बोलता था कि मैं आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा, मगर देख लो आज 1500 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। इट्स ऑल अबाउट यार कि आप सोचते क्या हो और उसके बाद आप उस पर कितना काम करते हो। सोचना, घर बैठ के हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, अरे 6 आ जाएंगे 1 साल में, कैसे आ जाएंगे? आप जब तक जिम जाके मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आएंगे भाई। सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से चीज़ें होती हैं। सो मैं जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं या जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगा कि आपको जो भी बनना है, एक्टर बनना है, गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर बनना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, जो भी करना है, बस सबसे पहले क्लियर हो उस चीज़ के लिए कि हाँ मेरे को यही करना है। ये मत करो कि वो चीज़ कर रहे हो फिर आप सोचते हो नहीं यार ये मेरे को नहीं करना है, मैं तो कहीं और स्विच करता हूँ, तो वो ही बात हो जाएगी घर का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वो हो जाती है। तो वो आप पहले प्लीज़ अपने आप को फोकसली क्लियर कर लो कि हाँ मेरे को यही करना है। और जब आप क्लियर हो जाते हो ना, तो बस यार आंखें बंद करके है ना उस पर जुट जाओ। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ नहीं ऐसी। हाँ, तो ये जो भी तकलीफ़ें आती है ना आपको लाइफ में, सबसे पहले तो उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको अपने अंदर पूरा उतार लीजिए। ऐसा नहीं है कि तकलीफ़ों से जितना भागोगे ना यार वो उतनी बड़ी दिखेगी। वैसा होता है ना कि अगर हम दूर हैं किसी चीज़ से और वो बहुत बड़ी दिख रही है, तो अब उसको ऐसा होता है हमारी लाइफ में जनरली कि हम किसी चीज़ से दूर हैं और हमें वो छोटी दिख रही है, उसके पास जाते हैं तो वो बड़ी 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 दिखने लगती है, फिर हमें डर लगता है, फिर हम दूर आ जाते हैं कि दूर से छोटी लग रही है। नहीं यार, उससे पास जाओ ना, बड़ी है तो क्या हुआ, उससे झेल लो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। कुछ टाइम के लिए आप परेशान हो सकते हो, आपका थोड़ा बहुत हौसला ऊपर नीचे जा सकता है, मगर जब आप उस चीज़ से ओवरकम कर जाओगे ना, देन यू फील प्राउड ऑन योरसेल्फ कि यस यार ये मैंने खुद किया है, इसमें ना मेरे पापा ने मेरी हेल्प की, ना मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प की, ये इस चीज़ के ऊपर मैं खुद ओवरकम होके आया हूँ। और उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, जो अगर पहले 50% था ना, वो ऑटोमेटिकली 150 उसमें ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 150% हो जाएगा। क्योंकि फिर आपको ये लगेगा, फिर आगे जो भी उससे अगर छोटी या बड़ी मुश्किलें भी आएंगी ना, तो आपको ये लगेगा कि यार उससे मैं आगे ओवरकम कर लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और दूसरी बात है ना, आप अपने माइंड को जितना शांत रखोगे ना, जितना ईजी शांत, हड़बड़ी में कोई भी चीज़ कर लो वो गड़बड़ होती है, हमेशा बात है। वो आपने रोड पे कोटेशंस पढ़े होंगे कि कभी नहीं से देर भरी। तो जल्दबाजी तो किसी चीज़ में करनी ही नहीं चाहिए हमें। आराम से कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऐसा आपकी लाइफ में मोमेंट आता है कि शिट यार ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा, नहीं, उसे आराम से बैठो, एक चाय लो या कॉफ़ी लो, जो भी आप पीते हो, आराम से उसे सिप लो और आराम से सोचो कि चलो ठीक है ये हो गया, अब इससे ओवरकम कैसे करना है। या फिर जो आपका पीसफुल है, जैसे कुछ लोग पीस उसको मानते हैं जब वो गाने सुनते हैं, कुछ लोग मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, गुरुद्वारा में, मस्जिद में जाके बैठते हैं कि उनको बड़ी शांति मिलती है। जहाँ आपको शांति मिलती है ना, वहाँ जाओ, अकेले में अपने आप से बातें करो, वहाँ जाके बैठो, अपने आप से बातें करो, सोचो कि ये हुआ है। यार हम जो है अभी अपनी लाइफ जी रहे हैं, मैं कभी कभार देखता हूँ कि लोग हमसे बहुत नीचे हैं, बहुत अजीब तरीके से रहते हैं, बहुत बुरी हालात है उनके, और उसमें भी वो लोग खुश हैं। उनका स्टेट देखो ना, उनका स्टेट ऑफ माइंड देखो ना, कि उनको जो मिल रहा है वो उसमें खुश हैं। मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है ना, मैं कभी ज़्यादा बीमार होता हूँ या मेरे को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, कुछ भी
स्टार्टिंग में मैं बहुत दिल से लगा लेता था कि यार शिट ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया है यार, मेरे को क्यों नहीं मिला ये वो। लेकिन अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं मेरी लाइफ में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है ना, शायद इससे कुछ बड़ा होने वाला था गलत, उससे पहले एक छोटा सा गड़बड़ हो के तो वो शायद टल गया हो। तो हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि मेरी मेरी छोटी बहन है, वो हमेशा, वो जब 8-9 साल की थी, उस बेचारी को पता भी नहीं था कि क्या चीज़ कैसे बोलनी है क्या है, तब से वो एक बात बोलती है कि भैया जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि कुछ भी हो, अगर वो बुरा भी हो रहा है ना तो भी वो अच्छे के लिए है। आपको नहीं पता लगेगा उस टाइम अच्छे के लिए ना हो, मगर आने वाले टाइम में क्या पता वो अच्छे के लिए हो, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये मेरे को नहीं पता यार कि सही गलत क्या होता है। मैं कभी भी, मैं हमेशा इस चीज़ में ना, मेरा आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं लोगों से। सही गलत क्या होता है यार? आप किसी भी गलत काम को अगर सही तरीके से करोगे तो लोगों को लगेगा कि यार हाँ सही है, और किसी भी सही काम को आप गलत तरीके से करोगे तो 1 मिनट में उंगली उठाओगे तू गलत है यार। मगर इट्स ऑल अबाउट तरीके यार, अच्छा बुरे तरीके होते हैं, काम तो सारे सही ही हैं। मेरा ये मानना है कि यार आपके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना वो आपके पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे जब भी कोई परेशानी होती है ना, मैं अपने पापा को फोन करता हूँ कि पापा ऐसी ऐसी बात होगी, मैं बहुत परेशान हूँ, अब कैसे होगा। तो ही इज़ लाइक कि टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूँ ना, तो रिलैक्स हो जाए। सबसे पहले इस बात के बारे में सोचना भूल जा, अब मैं सोचूंगा, मेरे को पता है कैसे हैंडल करना है क्या है, तू रिलैक्स हो जा, अभी कुछ मत सोच इसके बारे में, तूने मेरे को बता दिया बस खत्म। तू ये समझ ले, तूने अपनी परेशानी की जो टोकरी है वो उठा के मेरे सिर पे रख दी, बस खत्म। यार इतना कोई बोल देना तभी आप इतना लाइट फील करने लगते हो कि यार इतनी बड़ी बात बोल दी कि परेशानी की अपनी टोकरी अपने सिर से उठा के मेरे पे रख दी ना, बस अब तो भूल जा, मैं अपने आप संभाल लूँगा। तो उनसे बढ़िया दोस्त, उनसे बढ़िया वेलविशर, स्वार्थ क्या स्वार्थ है यार, उनका कोई स्वार्थ। लोग बोलते हैं कि उनका भी एक स्वार्थ होता है बुढ़ापे में उनकी, अरे यार बुढ़ापा किसने देखा है, फ्यूचर किसने देखा है, कल किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, उनको भी नहीं पता, तो उनको क्या पता कि वो कितना जिएंगे। और यार अब लोग अब बोलते हैं कि उनका ये स्वार्थ होता है कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी मदद करेंगे, उनको सहारा देंगे, उनका ख्याल रखेंगे। और बच्चे तो ऐसे भी निकलते हैं यार कि बचपन में तो उनके माँ बाप ने उनको बहुत लाड प्यार से पाला, उनकी अच्छी जवानी निकली है, किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, और उसके बाद जब वो अपने बुढ़ापे में आए तो उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। वो उन्होंने उस स्वार्थ के लिए किया था? नहीं, उनसे आज भी जाके पूछो ना, उनके लिए उनका बच्चा आज भी उतना ही प्यारा होता है। कोई स्वार्थ नहीं होता यार माँ बाप का, अगर होता तो मुझे नहीं लगता कि भगवान माँ को ही चुनता है एक बच्चे को जन्म देने के लिए, क्योंकि वो जो स्पिरिट है ना ऊपर, जो भी है ऊपर, जिसको हम मानते हैं पॉजिटिव वाइब या कुछ भी, वो इतनी कमज़ोर तो नहीं हो सकती, उसमें इतनी सेंस तो है कि अगर वो किसी लेडी को चुन रहा है कि हाँ उस बच्चे को वो जन्म देगी, तो उसको पता है कि वो कैसी है, वो अपने बच्चे, वो उसका बच्चा चाहे कितना ही ख़राब हो, वो उससे कभी मुंह फेर ही नहीं सकती। तो यही बात है यार, वो स्वार्थ के नहीं, उनका प्यार ही वैसा होता है कि आप किसी से तुलना कर ही नहीं सकते। सो आप कभी भी परेशान होते हो, डायरेक्ट गो टू योर पेरेंट्स। और अगर किसी के माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, तो जो भी उनको लगता है कि ये मेरे सबसे दिल के करीब है, या मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, या मुझे बहुत प्यार करता है, स्ट्रेट गो टू देम एंड तो सब कुछ उगल दो, उल्टी कर दो हर चीज़ की कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है, प्लीज़। वो जो वाइब दे सकता है ना आपको, वो जो आपको सहानुभूति और वो जो अच्छा फील करा सकता है, वो दुनिया में कोई भी नहीं करा सकता इससे। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ लक यार, मुझे लगता है कि हर एक फील्ड में, लोग बोलते हैं कि सिर्फ इंडस्ट्री में लक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नहीं, मुझे ये लगता है कि हर एक फील्ड में लक होना ज़रूरी है। अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 50 लोगों से होकर गुजरना पड़ता है, 50 लोग आते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने, जिसमें ग्लैमर भी होता है, सब कुछ होता है, तो वहाँ भी आपका लक होना ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि लक वहाँ ज़्यादा, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि आपका सही टाइम पे सही जगह और सही बंदे के साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो चीज़ वर्कआउट होती है, वो चाहे कोई भी चीज़ हो। हाँ, गवर्नमेंट जो जॉब्स होते हैं वहाँ भी ऐसा लक, वो हार्ड वर्क तो है ही यार, देखो विदाउट हार्ड वर्क लक आपके पास कभी नहीं आ सकता। वो तो बाय चांस कोई 100 में से एक केस हो गया कि यार इसने तो कुछ किया नहीं, इसके पास तो सीधा फ़ोन आया है और हो गया,
और वो सिर्फ इंडस्ट्री में हो सकता है वो चीज़, और बाकी जगह कहीं नहीं हो सकता। आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपके पास फोन आता है क्या अरे आईपीएस के लिए तैयार है, आप फाइनल है, ऐसा वहाँ नहीं हो सकता। आप ऐसा सिर्फ इंडस्ट्री में, इस फिल्म इंडस्ट्री में हो सकता है कि आप घर पे बैठे हो, आपने बैठे बैठे ऐसी पिक्चर भेज दी किसी को, या आपने किसी को उसको नहीं भेजी, आपने पहले किसी को भेजी थी, उसने कहीं आपकी फॉरवर्ड की और आप वहाँ फाइनल हो गए, आपके पास फोन आ गया। वो इंडस्ट्री में होता है। बट विदाउट हार्ड वर्क यहाँ आपको एक काम मिल जाएगा, दो काम मिल जाएगा, उसके बाद तो आपका टैलेंट और आपका हार्ड वर्क ही बोलेगा ना कि यार ये बंदा कितना मेहनती है, कितना काम करता है। और टैलेंट लक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, लक। और एक चीज़ और मैं बोलता हूँ कि अक्षय कुमार ने ना बहुत टाइम पहले अपने इंटरव्यू में बोला था कि 40% हार्ड वर्क और 60% लक होता है इंडस्ट्री में। वो उसने बहुत सच्ची बात बोली है, ज़्यादा परसेंटेज लक की है, क्योंकि इतने टैलेंटेड लोग हैं ना, वो घर पे बैठे हैं और कुछ लोग ऐसे ही काम किए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लक की वजह से काम कर रहे हैं। सीरियसली, अगर आज उन टैलेंटेड लोगों के पास लक होता या आज वो सही टाइम पे सही जगह और सही बंदे के साथ बैठे होते तो शायद वो भी काम कर रहे होते। बट कुछ लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं, उनका लक ही काम करवा रहा है यार वैसे। हाँ, और वो लक तब तक साथ देगा, जब तक आप में टैलेंट नहीं है तब तक कुछ नहीं है। वो लक आपको 2-4 साल तक काम दे देगा, उसके बाद तो लोग आपके काम को देख के बुलाएंगे ना। आपको ऐसा थोड़ी ना इसका लक अच्छा है, बुलाओ। किसी को नहीं पता किसी का लक क्या होता है। और ये लक ऐसी चीज़ है यार, ये जो बदलती रहती है। पहले आपके साथ है, कल नहीं होगा, परसों फिर होगा, तरसों फिर नहीं होगा। मगर आपका जो टैलेंट है, जो आपका हार्ड वर्क है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमेशा आपके साथ रहेगा और वो आपकी जर्नी बनते रहेगा। सो लक को एक पीछे से रखो कि हाँ लक भी जरूरी है, लेकिन पहले हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैं जब परफेक्ट पति सीरियल कर रहा था तो उसमें एक सीन आया था कि एक दोस्त है मेरा, उसके साथ दारू पी रहा हूँ। सो वो बड़ा सा मतलब बड़ा मज़ेदार सीन था। उस दिन मेरा मन भी था, मैंने कहा हाँ यार थोड़ा टकाएंगे, मगर वो शूट के बाद। बट उससे पहले वो सीन आ गया तो मैंने कहा चलो इन्होंने प्री बूज कर दिया काइंड ऑफ। तो वो सीन बड़ा मज़ेदार था, उसमें मेरे को बड़ा मज़ा आया करने में, और मैं प्रॉपर फील में था। तो वो सीन बहुत सही था। ऐसे ही बोतल जैसे ये पानी की बोतल है तो ऐसे मैं खोल रहा हूँ आराम से, उसको पी के आराम से मैं गर्लफ्रेंड को अपनी लाइनें बोल रहा था और मैं ढक्कन के साथ खेल रहा हूँ। असल में वो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही थी और मेरे को पता लग गया था उसकी चीटिंग का। मेरा दोस्त भी वहीं बैठा हुआ है, मैं उससे पूछ रहा हूँ। फिर मैंने धीरे से ढक्कन निकाला, उसमें थोड़ा सा डाला दारू और मैंने कहा लो मेरे प्यार के 2 जाम पी लो। तो मतलब इट्स अमेजिंग। और उसकी स्क्रिप्ट नहीं थी, सबसे बड़ी बात है, राइटर ने सिर्फ वो सीन लिखा था, उसमें डायलॉग्स कुछ नहीं था, सब कुछ हमने इम्प्रोवाइज किया। सो इट वाज अमेजिंग सीन, बहुत मज़ा आया उसे शूट करते हुए। वैसे शूटिंग में मेरे को मज़ा ही आता है क्योंकि नए लोग होते हैं, नई टीम होती है, एनर्जी अलग होती है। सो इट्स मेरा सबसे हैप्पी प्लेस वही होता है जब मैं शूट कर रहा होता हूँ। सो मैं इतना खुश होता हूँ उस दौरान, मैं बस इतना इन्जॉय करता हूँ ना, मेरी कभी भी एनर्जी लो नहीं होती, कभी भी। चाहे मैं डबल शिफ्ट काम कर रहा हूँ या फिर मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ, अगले दिन मेरा फिर शूट है, तो आई वॉज लाइक यस मैन लेट्स डू इट। सो शूट इज़ माई लाइफ नाउ, कैमरा इज़ माई लाइफ। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और साकेत एक कमाल का बंदा है, मज़ा आता है इसके साथ हमेशा शूट करने में, और मुझे भी आपके साथ शूट करने पे। सो गाइज कीप वॉचिंग मैगमेविन एंड कमाल की वीडियोस आने वाली है। सो स्टे ट्यून एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, मच लव।